सर दो तीन क्वेश्चन थे सर। आज मैंने रिप्लाई दे दिया है अरुण जी, फिर हम 10 दिन के बाद में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें सर लेकिन देखिए आपने अपना सफाई दिया, लेकिन जनता तो इससे सेटिस्फाई नहीं होगा ना सर। क्वेश्चन तो आपको सर आपने बोला अंशुमन जी, आपने ऑडियो को माना कि ऑडियो सही है और अंशुमन जी का बिजनेस आप जो है आपने एक्सेप्ट किया कि आपने बोला कि मैं आपका वो बढ़ा दूंगा, और होर्डिंग का आपने जिक्र किया, उनका होर्डिंग का भी बिजनेस है सर। एंटरटेनमेंट का भी। जी सर, अंशुमन जी सर, जो पेशेंट्स यहाँ से मेलैंड भेजना होता है, स्ट्रेचर पेशेंट्स, आप जानते होंगे एरोमेट नाम का एक कंपनी है जिसका साथ अंशुमन जी काम करते हैं, बहुत हेल्प भी करते हैं। कई बार मैंने भी अंशुमन जी से हेल्प लिया है मेडिकल का फील्ड में, जब डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट लेना होता है या टाइम लेना होता है तो अंशुमन जी बहुत हेल्प भी करते हैं। लेकिन जब पेशेंट को भेजना, कोई पेशेंट को मेलैंड भेजना होता है तो एरोमेट के साथ वो काम करते हैं। उसी तरह कांग्रेस का सपोर्टेड जो एक कैंडिडेट है जो हमेशा इलेक्शन लड़ता है, उनका बेटा भी एक कंपनी से जुड़ा हुआ है, वो ग्लोबल रेस्क्यू राइड बोल के, वो भी काम करते हैं। तो सर ये बिजनेस भी तो अंशुमन जी का बिजनेस है सर। आप किस बिजनेस के संदर्भ में बिजनेस नहीं मानना, आपने अपने मुंह से ही बोल दिया, ये उनका सोशल काम है। देखिए सोशल काम में बिजनेस में तरुण जी बहुत फर्क है। देखिए मेरा बिजनेस है लैंड का, मैं सीधा बोलता हूँ, मेरा बिजनेस है लैंड का। और कोई मुझे अगर ये बोलता है ना कि मेरा यहाँ से थोड़ा सा मेडिकल में स्पेशल वार्ड दिला दो, मेरा इस डॉक्टर से थोड़ा जल्दी ऑपरेशन करवा दो, या मेरा ये जो थोड़ा सा रेफर करवा दो, ये मेरा सोशल वर्क है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। अगर उसमें कोई बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है तो गलत है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे शेर सिंह भाई ने बोला है किसी पेशेंट के साथ अगर इस तरह का अन्याय हुआ है कि भाई पैसे का चीटिंग हुआ या पैसे का वो हुआ, लेकिन आपने भी बोला, जैसे अभी मैं हूं, मैं ऑनेस्टी से बताता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा एक दोस्त है राजेश प्रसाद, बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अचानक कोविड में उनको एक एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी, एयरलिफ्ट की। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमको 3 से 4 दिन लगा मेरी बहन हमको पता करने में कहां से लाए कैसे लाए। यहाँ से उनको रेफर कर दिया, लेकिन हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। उस समय अगर मुझे पता है कि मेरा ये अनूप भाई को पता है कैसे होता है क्या होता है, मैं इनके पास गया, भैया मेरे को एक पेशेंट को जाना नहीं तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर उस समय में इन्होंने मेरी हेल्प कर दी कि जाओ सो एंड सो कलकत्ता के अंदर में उनसे कांटेक्ट करो, ये कंपनी उससे कांटेक्ट करो, तो ये तो इनका सोशल वर्क हुआ, पत्रकारिता नहीं हुई। मैं अपना खुद बता रहा हूँ, आज भी उनका 70% लंग्स डैमेज है, लेकिन यह है कि 5 साल से उनको जीवन मिला हुआ है। एक दिन और नहीं पहुंचते अपोलो हॉस्पिटल में चेन्नई में तो उनका जीवन समाप्त हो जाता कोविड में। तो अगर देखिए मैं अनिल तिवारी अपना लैंड के बाद अगर कोई सोशल सेवा में पैसा कमा रहा है तो वो तो पाप है, उस पाप की सजा तो अगर यहाँ न्याय नहीं दे पाएगा। देखिए आपने देखे होंगे कई क्रिमिनल्स क्या होते हैं, चालाक होते हैं, बचते रहते हैं बुरे काम करने से, लेकिन कहते हैं ना हमारा धर्म में तो लिखा है पाप का घड़ा एक दिन भरता है। कुछ भी देख लो, कितना भी क्लेवर हो कुछ हो, लेकिन ऊपर वाला अल्लाह ताला यीशु भगवान के नजर से कोई बचा हुआ नहीं है। वो एक दिन जब आदमी 60 ईयर्स में एंट्री करता है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज मैं इस जगह में क्यों हूँ कि मैं 37 ईयर्स की एज में एक ट्रेन में जर्नी कर रहा था, वहां मुझे एक संत मिले। उस समय में मेरे को ये जोश था कैसे भी आना, पैसा आना, ये मेहनत करना, रात दिन कर देना, 100 करोड़ होना, 200 करोड़ होना। लेकिन उन्होंने बताया अंत में आदमी अपनी कमाई का 1% भी यूज नहीं कर पाता, और उसके सामने में उसी के बच्चे उसका मिसयूज करते हैं, या वो प्रॉपर्टी बेकार चली जाती है, ये हो जाती है। तब से मेरे मन में आया तो मैं थोड़ा सामाजिक संस्थाओं में जुड़ा। अन्यथा आप किसी भी, मैं आपसे आज भी बोल रहा हूँ, 60 और 70 के बीच के हमारे सीनियर सिटीजन से मिलिए, वो आपको यही बोलेंगे जीवन में अच्छा काम करना चाहिए। क्यों? उन्होंने भी कोई गलत काम किए तो सोचते हैं कि मैंने क्यों किया था गलत। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, मेरे ऊपर में एक आरोप आया कि निराधार गलत, और गलत साबित मीडिया के सामने इसलिए हो रहा है कि ये बात उसी दिन की है, भाई आप काम करो, हम आपकी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और आप भी पार्टी को हम लोग को फंड देना। इसका मतलब उस दिन से पहले तक मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है, मेडिकल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इसको ऐसा बना दिया कि मेडिकल खत्म हो गया, मेडिकल को सत्यानाश कर दिया अनिल तिवारी ने, ये कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी बात हो रही है ये वीक में, और मुझे पता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट का काम है, होर्डिंग का काम है, हम लोग भी लाखों के होर्डिंग्स पहना छप पाते हैं, क्यों बाहर में छप पाएंगे। लेकिन आज तरुण भाई ने बताया कि उनका ये भी काम है, मेरे को बिल्कुल पता नहीं। अगर ये होता कि भाई यहाँ मेरा भी आना जाना है, मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है, आप राजनीति तो क्या सर, मैं अंडमान छोड़ दूंगा, सच्चाई से बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए मेरी अनुरोध है
कांग्रेस पार्टी से, टीडीपी पार्टी से, अन्य दलों से, राजनीतिक नेताओं से कि फिर मेरा आग्रह है सबसे, मीडिया कर्मियों से, मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक क्वेश्चन सर मेरा, प्लीज सर। बताइए बताइए सर मेरा एक पहले आंसर दे प्लीज थोड़ा सा। सर अभी जो जनता है, जो अंडमान निकोबार की जनता है, डिगलीपुर से लेके कैंपबेल वे तक, सर पहले ऐसा होता था कि बीजेपी का लेटर्स वगैरह बहुत सारा सामने आता था कि आप लोगों ने ये डिमांड किया एडमिनिस्ट्रेशन से और आप लोग ये काम कर रहे हैं। आजकल ऐसा हो रहा है कि सर बीजेपी का खाली जो नेशनल लेवल से आप लोगों को प्रोग्राम दिया जाता है, 12 साल बेमिसाल हो गया, ये हो गया, आप लोग सिर्फ मीडिया को उसी में इनवाइट कर रहे हैं और यही सब चीज जो है पब्लिक के सामने आ रहा है। जो ग्राउंड लेवल का जो मुद्दा है, आज हेल्थ का मुद्दा हो गया, ये सब तो आपको बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। होता क्या है आप आज आपका इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस है, आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप जी न्यूज में या एनडीटीवी में या कोई टीवी 18 में काम कर रहे होते, जो आपको ऊपर से संदेश आएगा वो आप काम करेंगे, आप अपने मन से नहीं कर सकते। आज हमारा नेता लोग बोलते हैं कि हमको समाज के सामाजिक काम भी करने हैं। ये देखिए, ये लेटर भी हमने ही दिया है और ये लेटर में मुझे नहीं लगता है, अगर आप पढ़ोगे इसको ठीक से और इस पर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं महीना में कम से कम एक बार बात करता हूँ, इसमें कई मुद्दे बहुत ऊपर तक आ चुके हैं जो कि अभी डिलीवर्ड होंगे, क्योंकि हमको भी चुनाव लड़ना है 27 में। देखिए, कोई पार्टी ये नहीं चाहेगी कि कोई चुनाव हारे, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा कि आने वाला चुनाव हारे। चुनाव हम लोग कब हारेंगे? जब जनता के करीब नहीं जाएंगे, जनता का समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। और मुझे लगता है ये जो हमने आपको 11 पॉइंट दिए हैं, मैं आपको दिल से बताता हूँ, मेरे टेन्योर में मैं इन कामों को करा के हटूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें दिल जान से लगा हूँ और मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ। मेरे आज 12वां महीना चल रहा है अध्यक्ष बन के, मेरी बिजनेस 90% मेरी लॉस हो चुकी है, क्योंकि मेरे को एक वादा लिया कि अब आप भाजपा में जा रहे हैं तो आप अपना धंधा पानी में खाली 10% काम करिए, जिससे कि आपका रोजी रोटी चलती रहे। मैं अमीन भाई की आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, आप पहले मुझे कई बार मिलते थे, कभी तहसीलदार ऑफिस से मिलेंगे, कभी रेवेन्यू ऑफिस से मिलेंगे, कभी डीसी ऑफिस से मिलेंगे, मेरा जाना ही बंद है। क्यों? इतना काम आता है, जैसा अभी भाई ने कहा, आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 तारीख तक हम लोग बिजी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मदिन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, आज दीनदयाल जी का ये पखवाड़ा, आज वो पखवाड़ा करना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है। और मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि हमारे ऊपर जो सीनियर बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, नितिन जी बैठे हैं, संतोष जी बैठे हैं, कुछ तो उसमें इनको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि राजनीतिक दल का काम केवल अपनी राजनीति चमकाना, अपना सत्ता गहन करना ही नहीं होता है। अभी एक पेड़ माँ के नाम हमने लगाया, आप बताइए, कम से कम लगभग ऐसे सुनने में आया कि 225 करोड़ पेड़ पूरा देश में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगाए। मैं मानता हूं उसमें अगर 25 करोड़ भी रुक गए, 200 करोड़ पानी नहीं है या उसका सूख आ गया, 25 करोड़ भी रुक गए, तो कम से कम फल, छाया, पर्यावरण इस संसार को देंगे ना। कई चीज होती है, एक और क्या जोड़ा है, माँ के नाम, अपनी माँ जिसने हमको जन्म दिया। देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सारे कर्ज, बैंक का कर्ज आप चुका सकते हो, पिताजी का कर्ज चुका सकते हो, आप दोस्त का कर्ज चुका सकते हो, माँ का कर्ज ना आज तक किसी ने नहीं चुकाया। इसलिए कभी भी देखो, कहीं भी आपको कहीं चोट लगेगी, कुछ भी होगा, वो माँ निकलेगा मुझसे, ओ माँ। माँ के नाम में एक पेड़ लगाना कितना बड़ा सोच है, आप सोचिए, एक पेड़ माँ के नाम, अगर हर साल हम लोग लगाते हैं, माँ का नाम याद करें, तो माँ के जिनकी माता नहीं है वो उनके नाम से लगाते हैं, जिनकी है वो उनके नाम से लगाते हैं। चाहे तो हम लोग ये स्लोगन दे सकते थे, एक पेड़ मेरे नाम, नहीं दिया। ये क्या सोच है हमारे नेतृत्व की, एक पेड़ माँ के नाम। तो इसलिए है, अब हम उसमें हम कुछ कर नहीं सकते तरुण जी। और लेटर पर तो देखिए, आज भी प्रधान अपने लेवल में देते ही हैं, हमारे सांसद तो इतने लेटर देते हैं, उसमें काम भी होते हैं। और होता क्या है, हमारा पार्टी का मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पार्टी का काम होता है संगठन चलाना, और हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका काम होता है जनता का सेवा करना। इसलिए आप देखते होंगे हमारे किसी कार्यक्रम में काउंसलर बहुत कम रहते हैं, हम उनको डिस्टर्ब भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जनता की सेवा के लिए। वार्ड नंबर मान के चलो 2 नंबर वार्ड का सोमेश्वर जी, अब हम उनको इसी काम में लगा देंगे, अगले बार में तो कभी जीतेंगे नहीं। हम बोलते हैं काउंसलर आप अपना काम करिए, कोई मृत्यु हो गई किसकी, उसका साथ दीजिए, किसी की शादी है उसका साथ दीजिए, किसी का बर्थडे है उसका साथ दीजिए। बाकी संगठन के काम बीजेपी के संगठन के लोग करेंगे। फिर भी हमारे संगठन के लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं, मोहन लाल जी है, रामनाथ जी है, हम लोग फिर भी कोई जनता का काम, मैं खुद बता रहा हूँ भाई साहब, ऑनेस्टली से बता रहा हूँ,
दसियों काम ऐसे आते हैं तरुण जी में भाग भाग के करने पड़ते हैं, क्योंकि भाई कौन करेगा, चलो ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ में, डीसी के पास गए, कभी चीफ सेक्रेटरी के पास गए, क्योंकि हमको संगठन भी तैयार करना है। संगठन तैयार होगा तो नए कार्यकर्ता निकलेंगे, नया कार्यकर्ता निकलेंगे तो अगली बार नए काउंसिलर देखने को मिलेंगे, नया जिला परिषद देखने को मिलेंगे, वो सामाजिक काम में आएंगे। आपकी बात सही है, ये पिछले 10 साल से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। पहले हमारे 4 कार्यक्रम आते थे, 90 से लेकर के 2014 तक केवल 4 कार्यक्रम आते थे, अब कम से कम 40-50 कार्यक्रम आते हैं। और आपको ये भी बता रहा हूँ, मंडल तक देखिए हर अभी मन की बात आने वाली है, अभी उसको बूथ लेवल तक लेके जाना है। हमारी बहनें एक रूबी और अनीता देवी दोनों लगी हुई है, अब 4 दिन से अभी से लगी है, ये संडे को होने वाला है, अभी से लगी हुई है। कम से कम 1000 कार्यकर्ता उसमें भी लगेगा, अंडमान निकोबार के 1000 कार्यकर्ता, आप सोचिए। लेकिन करना है, आदेश है, मन की बात सुनना है, बूथ लेवल में सुनना है, उसको सरल ऐप में भी चढ़ाना है, रिपोर्टिंग भी करना है फोटो के साथ, कितना लोगों ने सुना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जन भागीदारी की, देश की समस्याओं की, विश्व में क्या चल रहा है वो जानकारी देते हैं। उन जानकारी को ग्रहण करके हम लोग फिर समाज में जानकारी देते हैं, समाज में उसमें से ज्यादा नहीं तो 20% लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं। आज देखिए, आज युद्ध चला, आज हमारे कितने जहाज निकले, 30 जहाज निकले। आज बताइए यूक्रेन में और रशिया में युद्ध हुआ, लगता था यूक्रेन को चढ़ा दिया अमेरिका, लगता था बस 10 दिन में खत्म युद्ध। आज देखिए बर्बाद हो गया यूक्रेन, बर्बाद हो गया रशिया, ईरान और इराक हम तो चाहता है, ईरान का बड़प्पन है ईरान का, कम से कम इतना हिम्मत के साथ लड़ा इजराइल से और अमेरिका से। आज देखिए वो लंबा कितना युद्ध चले गया, दोनों तरफ से एक समझौता हुआ। हम चाहते हैं ये मानव धर्म के लिए बहुत अच्छा समझौता हुआ है, क्योंकि युद्ध हमेशा विनाश करता है, शांति हमेशा खुशहाली लाती है। आज ये युद्ध ने इतना प्रॉब्लम किया, आज हमारा देश भी इफेक्टेड हुआ। हमारे यहाँ तो 7-8 रुपया 10 रुपया बढ़ा ना पेट्रोल पर, 40-40, 50-50 रुपया विश्व में दाम बढ़ा, इतनी कंपनियों ने घाटा झेला। सर एक मेरा आखिरी सवाल है सर अभी हमारा एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, केसी वेणुगोपाल जी हेड करते हैं। रिसेंटली अभी उनका एक स्टेटमेंट आया था, अंडमान निकोबार में जो एनिम्स है हमारा, अंडमान निकोबार आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीएजी ने एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया है सर। एनिम्स का हालत के बारे में ऑडिट रिपोर्ट है। एनिम्स में आज तक एनिम्स का परमानेंट जितना उसका बिल्डिंग होना चाहिए, उसका इंटेक कैपेसिटी का हिसाब से जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल इंटेक है, उसके पास कुछ भी नहीं है सर। उसका जीवी पंत में जो इक्विपमेंट का जरूरत है, जितना इक्विपमेंट जरूरत है, ऑलमोस्ट 30% से 35% इक्विपमेंट जीवी पंत के पास नहीं है इलाज के लिए प्रॉपरली। पूरा ऑडिट रिपोर्ट सीएजी ने सबमिट किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी को जो है बुलाया भी था, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब गए नहीं, तो अभी होम सेक्रेटरी से उसका रिप्लाई जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मांगा है। एनिम्स का सर इतना बुरा हाल पिछला 12 साल से आप लोग है सर, ऑलमोस्ट एनिम्स जब से स्टार्ट हुआ है बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ में चल रहा है सर, क्यों इतना बुरा हाल है सर जब आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे रहा है? बोल रहा हूँ, विनती है कि कैमरा से आप लेना ना, ले लीजिए, दिखाना ना। देखिए हमारे प्रिय सांसद ने ये डिमांड पहले ही रखी थी कि हमको मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, हमको पीजी कॉलेज चाहिए, लेकिन तब उनकी बात को कुछ समझा नहीं था। हमारे नागरिकों भी एकदम AK सिंह हमारे LG थे जो कांग्रेस द्वारा अपॉइंटेड थे, लेकिन बीजेपी के समय में थे, वो नहीं चाहते थे यहाँ पीजी कॉलेज खुले, वो चाहते थे मेडिकल कॉलेज में फटाफट सोसाइटी के रूप में खुल गया। अन्यथा आज हमारे पास पीजी कॉलेज आता ना आज नई एयर लिफ्टिंग होती, ना ये दवाइयों की कमी होती, ना ये मेडिकल की दुर्दशा होती। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जब ट्रेनिंग होती है ना कहीं, तो कई बार बच्चा गिरता है। अगर आप पहली बार मोटरसाइकिल सीखोगे, कार सीखोगे ना, 90% लोग ठोकेंगे गाड़ी को, 90% गिरेंगे। आज मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं तो सीखते हैं ना, किसके ऊपर सीखेंगे, मरीज के ऊपर सीखेंगे ना। और यही अगर हमारा पीजी कॉलेज होता तो क्या होता, एक्सपर्ट लोग आते, हमारे सुपर स्पेशलिस्ट आते। हम अभी एक डिमांड करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, अभी हम जल्दी ही जा रहे हैं दिल्ली में, हमको जल्दी से जल्दी यहाँ पर पीजी कॉलेज चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। हमारे यहाँ पर ये हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज चलता रहे, हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमको ऐसा सिस्टम जरूर चाहिए, क्योंकि मुझे भी पता है तरुण जी, आंखों में आंसू आते हैं, लोग अपना घर बिक्री कर करके इतने बड़ी हैवी टिकट में ले जाके पेशेंट को चेन्नई में और कलकत्ता में ले जाके ट्रीटमेंट करा कर आते हैं। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं आज बताना नहीं चाहता, क्योंकि पुण्य का काम कभी बताना नहीं चाहिए। मैं बहुत मदद करता हूँ मेडिकल पेशेंट की, लेकिन क्या मैं बोलता नहीं, आंख में आंसू आते हैं,
आज बताइए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, हमारा आइलैंडर्स का ना रोड है न रेल है, 15 kg वेट है। मैंने चिट्ठी लिखा है अभी पिछले महीना अपना मंत्री को कि हमारे यहाँ कम से कम आइलैंडर्स के लिए, अंडमान सेक्टर के लिए 25 kg वजन और 2 रजिस्टर्ड बैगेज होना चाहिए। क्योंकि या तो हम स्टूडेंट जाते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या छुट्टी जाते हैं। तो प्राइवेट एयरलाइंस है, ठीक है, किराया वो अपनी मर्जी से ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन हमको इतना सुविधा तो मिलना चाहिए कि 15 kg की जगह में कम से कम 25 kg वेट होना और कम से कम 2 लगेज अलाउ करना। क्योंकि एक लगेज में 15 kg में बच्चा भी नहीं उठा सकता, बुजुर्ग भी नहीं उठा सकता। कोविड में एयरलाइंस कंपनियों ने इसको खत्म किया, अभी तक चालू नहीं किया। हम इसके लिए भी एक लगे हुए हैं। देखिए बीजेपी के संगठन को तैयार करते करते इन चीजों का समस्या का समाधान करने के लिए भी एक समय चाहिए। अमीन साहब, अभी भी आप जो मीडिया का लेके जा रहे हैं, इसको आपको घंटों लग जाएंगे एडिट करने में, वो करने में, ये करने में। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। और मीडिया चौथा स्तंभ है हमारा लोकतंत्र का। आप मुझे टोकिए, रोकिए, क्या समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूँ, कोशिश ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रशासनिक पावर नहीं है। प्रशासनिक पावर चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। हम एक कोशिश और करेंगे कि हमारा पहला, जैसे हमारे अब्दुल्ला कुट्टी जी थे, कंदा स्वामी जी थे, उस समय में देखिए बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी फिर पॉलिटिक्स कर दिया। इन्होंने क्यों खत्म होने दिया प्रेस काउंसिल, क्यों नहीं लड़ाई लड़ा? शांता लक्ष्मण सिंह जी ने, अब्दुल्ला कुट्टी जी ने, अबडिन बिलियर जी ने, बक्कम जी ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए, ये वीरो केस की पावर बढ़ाने के लिए रातों रात प्रदेश काउंसिल खत्म किया। जब से प्रदेश काउंसिल खत्म हुआ तब से हम अंडमान निकोबार वाले एकदम मतलब एक बिचारे हो गए। ये प्रदेश काउंसिल विद एग्जीक्यूटिव पावर हमको अंडमान में फिर मिलनी चाहिए। इसके लिए भी मेरे टेन्योर में कोशिश करूंगा, जिससे हमारे कानून, हमारे लोग यहाँ के खुद बनाए, हम वीरो केस के ऊपर निर्भर ना रहे। सर जैसा आपने ब्रीफली अपने आंसर दिया था जी, ब्रीफली अपने आंसर अपना जो पक्ष रखा था किसका जी? अपना पक्ष रखे थे आपने अपना पक्ष रखा। हाँ। तो सर जिस दिन हम लोग जब जो कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ था उसका आपको फोन किया था, आप बोले कि वो एआई है, फेक है। कौन सा बात? हम आपको फोन किया था आपका जब ये कॉल रिकॉर्डिंग जो लीकेज तब मैंने सुना नहीं था। मैंने क्या सोचा और कुछ बोल रहे हैं, मैंने बोला ये एडिट है, एआई नहीं बोला मैंने बोला एडिट है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, पूरा सुन लीजिए, आप तो होगा किसी न किसी के पास। तो मैंने शुरुआत किया, आप काम नहीं कर पा रहे हो, मैंने पूरा काम लेट आए लगता, आप काम नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, नहीं तो फिर हमको हटाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को भी आता है, मेरे भी बोलते आप नहीं कर सकते तो बोलो दूसरा तैयार करेंगे, ये तो स्वाभाविक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, सर अंडमान निकोबार में आपको मालूम है पानी का कितना इशू है। अब सेकंड एयरपोर्ट बनाते हैं आप लोग, क्यों सेकंड एयरपोर्ट जब हम लोग पास फ्लाइट ही नहीं है हम लोग पास? हो गया, आपको देखिए पॉइंट है, आपके हाथ में दिया है ना, ये तो पॉइंट तो हम कितना साल से देखते हैं। देखिए मैं अपना टेन्योर का ही आपको हिसाब दे सकता हूँ। देखिए आप मीडिया में, मैं आपको 15 साल पहले की बात पूछूं, मेरे टेन्योर में आप बताइए ये किसी ने डिमांड किया एडिशनल डैम होना चाहिए? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखा भी है पूरा, 1973 में डैम बना। सुनिए, उस समय में केवल 80,000 पानी पीने वाले थे, आज 2026 हो गया, 2.5 लाख लोग पानी पीने वाले हुए, टूरिस्ट अलग, उसके अंदर में 30% मिट्टी भर गया। वो बेचारा डैम कहां से पूर्ति करेगा? मैं इसके पीछे लगा हूं और मैंने बोला है हमेशा जी से कुर्सी में बैठ के कान में, सर अभी हमको पानी का पीने का पानी रोज नहीं मिलता है। उन्होंने बोला तुरंत लिखिए। सर एक लास्ट को एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नहीं रिक्वेस्ट है, बिल्कुल रिक्वेस्ट सर है। आप देखिए अगला महीना और अगला महीना इस महीना से देखिए चेन्नई का सिर्फ 2 ही फ्लाइट है सर जी, और अंडमान से मैक्सिमम पेशेंट जाते हैं चेन्नई जाते हैं। अब चेन्नई का रेट देखेंगे 15,000 का नियर बाई चल रहा है सर, क्या हो रहा है सर? इसके लिए हम सर देखिए आप सीधा बताते हैं, अभी गवर्नमेंट का कोई फ्लाइट नहीं है। हम एक कोशिश करेंगे, हमने उस दिन बात भी किया है हायर अथॉरिटी में कि हमारे लिए कोई एक ऐसा शिप में जो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि शिप रोकने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है। क्योंकि बंक क्लास का कितना रेट है भाई, शिप का जो सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग, वो तो 80% सब्सिडी। हाँ, तो हम बंक का 4,200 नहीं फुल शायद 15-16 हजार आता है। तो हम क्या सोच रहे हैं, ऐसा हमारा विचार है, अगर आप लोग पत्रकार लोग अगर इसका परमिशन दें, मैडम आप लोग अगर परमिशन दें तो हम इस विषय को उठाएंगे कि भाई हमारी वहां से कुछ सब्सिडी कम करके हमको फ्लाइट में दे दी जाए, आइलैंडर्स को हमको कुछ सब्सिडी किराए में यहाँ दे दी जाए, जिससे कि भाई मान के चलो 15,000 किराया चल रहा है तो आइलैंडर से 7,500 ले लो, 7,500 गवर्नमेंट दे, जो हम लोग जहाज में 80% सब्सिडी दे रहे हैं, तो हमारी एयर में भी कुछ मिलनी चाहिए।
इस तरह का अगर विचार अगर पूरा समाज पूरा पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगी तो देखिए कभी भी याद रखना, मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ, जब तक ऑल पार्टी अंडमान निकोबार के लिए खास, जब तक ऑल पार्टी ऑल मीडिया ऑल समाज का लोग कोई मुद्दे को नहीं उठाएगा ना, कोई मुद्दा काम नहीं आएगा। क्यों आज मैं ले जा रहा हूँ, कांग्रेस बोलेगी इसमें बीजेपी का लड़ाई हो जाएगा, इसको रोको। कांग्रेस आज कोई अच्छा काम करने जा रही है, नहीं ये नहीं होना, इसको रोको। जब तक एक सहमति हम लोग आम लोग नहीं बनाएंगे तब तक अंडमान का भला नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये तभी होगा जब इसमें एयर सब्सिडी दी जाए, नहीं तो देखिए सब प्राइवेट है, कोई नहीं चाहेगा। मेरा होटल है, अभी मेनलैंड से लोग आते हैं, मेरे को 5,000 में कमरा मिलना, लेकिन मुझे पता है कि दिसंबर महीना में फुल हो गया, वही मैं 5,000 के रूम को 15,000 कर देता हूँ, तो लोग लेते हैं। वही एयरलाइंस कंपनियों का है, अभी उनको पता है पैसेंजर कम हो गए, एक फ्लाइट कम कर दो, तो उनका तो पैसेंजर बराबर हो गया ना। फिर पता चला पैसेंजर कम हो गए, एक और फ्लाइट कम कर दो। तो ये एयर सब्सिडी के लिए आप लोग थोड़ा डिमांड करिए, हम लोग भी करेंगे। जैसे कि पहले तो एयर इंडिया था, आपको पता है सरकारी था, तो हमारा एक चलता था कलकत्ता से और चेन्नई से रात को आता था, उसमें हमारा 5,000 का टिकट मिलता था। पहले चार्टर फ्लाइट भी होती थी। तो पहले क्या था, गवर्नमेंट के पास अपना हथियार था, अभी गवर्नमेंट का अपना कोई एयरलाइंस नहीं। तो अभी हम लोग एक ही सरकार से डिमांड करें, अच्छा आपने जो सुझाव दिया, मेरा पहला लेटर यही जाएगा, जल्दी जाएगा कि भाई हमको एयर फेयर में आइलैंडर्स को कम से कम एयर सब्सिडी दी जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग एयरपोर्ट पूछे ही नहीं, सेकंड एयरपोर्ट हम लोग डैम पूछ रहे हैं, एयरपोर्ट का लैंड आपका सर ये तो 3 साल से चल रहा है, आज से नहीं सालों से डैम का सर ये 3 साल से चल रहा है एयरपोर्ट वाला, और मैंने डैम का एडिशनल डैम का अभी दिया है। आप तो पूछ रहे हो, मैंने दे दिया और इस पर कार्यवाही भी शुरू हो गई। आपका चीफ इंजीनियर का भाई बैठा है, उन्होंने सर्वे भी शुरू कर दिया, देखिए आप। डैम कब से होना जरूरी है? डिफेंस का तो हो गया, डिफेंस को वो बैलेंस जनता का है ना सर। नहीं इस पर हम देखिए भाई साहब, सिक्योरिटी अब आप एक काम करिए ना, सुनिए भाई सुनिए, आपका भी फर्ज बनता है इस पॉइंट डैम वाले पॉइंट पर आप थोड़ा हाईलाइट करिए, जिससे कि प्रशासन भी पढ़े कि बीजेपी का ये भी डिमांड आया, ये होना, और हम इसके लिए आंदोलन भी करेगा। नहीं होगा तो अगर 1-2 मिनट देखिए अभी क्या हो गया, हमारा भी गलती क्या है, बारिश शुरू हो गई, शांति कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैं शांत नहीं हूँ। आज भी किरण रिजिजू जी आए, मैंने बोला सर आप थोड़ा बोलिए मोदी जी को, क्या वो करीब है हमारे डैम, दो ही चीज, डैम और हमारे बच्चों को नौकरी। सर आप प्रोग्राम में एयरपोर्ट के बारे में हाईलाइट कर रहे हैं, हम तो डैम के बारे में नहीं एयरपोर्ट के बारे में हम इसलिए कर रहे हैं। देखिए आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप अभी पीने के पानी की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है, वो मुख्य है, बिजली पानी सड़क सबसे पहला मुद्दा है। उसके बाद में हमको हमारे जो हजारों की संख्या में हमारे बच्चे जो यहाँ रोजगार से जुड़े टूरिज्म में, तो हमको एयरपोर्ट भी अच्छा चाहिए। फ्लाइट ही नहीं है तो एयरपोर्ट क्या करें सर? अंडमान में फ्लाइट ही नहीं है। फ्लाइट तो कभी कभी 21 भी करता है, तब कहाँ रहते हैं आप? सर अंडमान में आप जाके देखिए कितना सही है, फ्लाइट आएगा, नहीं आएगा मैं भी बोलता हूँ उसको, मैं अपनी मीटिंग भी नहीं जाता हूँ कभी, मैं आपकी बात का 100% सहमत हूँ, और इसको जरूर करेगा, पानी का डैम भी जरूर होना, एयर फेयर भी कम होना, इसके लिए भी हम किसी चीज को अपोज नहीं करता। बट अभी आप बता रहे हैं टीडीपी और हम दोनों ने मिलकर हमने मिलकर लेटर लिखा एयर फेयर कम करने का, और हमारा एक डेलीगेशन जल्दी मिनिस्टर से मिलने भी जा रहा है। प्रेसिडेंट सर ये जो बोले ना 30% वो डैम बंद नहीं हुआ, मिट्टी है, मिट्टी है, तो उसको ड्रेजिंग करने का कोई ड्रेजिंग का बताएंगे, एक्सपर्ट बताएंगे। देखिए एक बात बोल रहा है कि एक रनिंग डैम जो होता है जो चल रहा है यूज में, उसमें हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप डायरेक्ट ड्रेजर यूज कर सके। ड्रेजर मतलब ग्रैबर, जिससे मट्टी निकाल सके, तो पूरा पानी जो है कीचड़ हो जाएगा। जब तक कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं होगा, इसको बंद करके उसको ड्रेज करके निकाल के और मतलब उसको ठीक करना, ऐसा हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। मम्मूफ्लैट डैम जो है जब बना था 1980s में, तब उसको जो है 2 भाग में रखा गया था, डिवाइड किया गया है, वो डैम वैसा बना हुआ है। और जब बना था, और उसके बाद भी मैं मीडिया में काफी बार प्रिंट में जो है मैंने प्रिंट में न्यूज भी किया है, जो कि जेई वगैरह से बात करके, जब वेदर अच्छा होता है, जब बारिश का वक्त शुरू होता है, तब कहा जाता है कि ओवरफ्लो होने से पहले एक तरफ पार्टीशन को रोक के जो है दूसरी तरफ साफ करना है, फिर पानी का फ्लो छोड़ के दूसरी तरफ जो जहाँ पे मिट्टी गिरा हुआ है उसको साफ करना है। ये ना अब हो रहा है ना तब हो रहा था। तो उसी तरह से सारी डैम में, बाकी डैम का मुझे नहीं आइडिया है कि क्या उसी तरह से पार्टीशन में बना है या नहीं बना है। नहीं देखिए मैडम एक बात बताता है, मम्मूफ्लैट डैम की कैपेसिटी क्या है, कितना मिलियन गैलन पर डे है, बहुत छोटा है।
तो इसका कैपेसिटी देखिए, कैचमेंट एरिया एक चीज होता है, जहाँ जो डैम होता है ना, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं डैम की हाइट और बढ़ा दो, हाइट बढ़ाने उसका पीछे में कैचमेंट एरिया होता है जहाँ पानी पकड़ा जाता है। अब आप हाइट बढ़ाएगा, वो नदी जो है दूसरा सोर्स निकाल के पानी वहां से निकल जाएगा। वो सब टेक्निकल चीज है कि मतलब उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी आप अपना ही घर का ही टैंकी ले लीजिए, छोटा टैंकी, आप उसको साफ करना तो उसको खाली करना पड़ता है, वो भी एक तरह का ड्रेजिंग ही हुआ नीचे कचरा हटाने के लिए। सेम चीज मेजर डैम में भी होता है, उसका भी टेक्नोलॉजी है, आप सक्शन रख के मतलब निकालना, लेकिन वो शिप्स में होता है जो समुद्र में, उसमें पूरा पानी के साथ कीचड़ को मिक्स करके पंप आउट किया जाता है। लेकिन समर के टाइम में जब पानी का लेवल कम हो जाता है तब तो कोई तरीका देखा जा सकता है ना। पानी का लेवल जब कम होता है तब तो त्राही त्राही मचा रहता है पानी तो के फिर तो इस तरह देखा जा सकता है सब्स्टिट्यूट उसी के लिए नहीं, उसी के मैडम लिए उसका अभी रास्ता ये है एडिशनल डैम और एक डैम बनने का मैं प्रपोजल जैसे पाइपलाइन बताया, है। जैसे मैंने क्या बोला है, हो सकता अगर ये हो गया तो शायद आपको भी समझ आएगा। मैंने क्या बोला, इसके नीचे में एक एडिशनल डैम बनाओ जिसमें 2 महीने की पानी की कैपेसिटी हो मिनिमम। जब इसमें 2 महीना का पानी की कैपेसिटी हो जाएगी तब वो ऊपर वाले डैम को हम लोग क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीना तक पानी हम जनता को यहाँ से देते रहेंगे और जब वो क्लीन हो जाएगा, मेरे को बताया है किसी एक्सपर्ट ने, अगर वो डैम ऊपर वाला क्लीन हो गया तो 4 महीना का पानी का कैपेसिटी का जगह बन जाएगा। 4 और 6 मतलब हमारे यहाँ 1 साल बारिश नहीं भी आई तब भी हमको डेली 6 महीने का फीडबैक रहेगा। तो वक्त कितना लगेगा? अभी सर्वे शुरू हो गया है, ये पॉइंट भी है। देखिए मैडम, मैं तो अभी आया हूँ और मैं बहुत दिन से इस पर काम कर रहा था। एक डैम बनने के लिए ना बहुत कुछ स्टडी होता है, मट्टी का फॉल्ट और वो सब होता है, जो रॉक का फॉर्मेशन, वो सब का स्टडी होता है। अभी हम लोग जैसे कुछ डैम हम लोग बोलते हैं ना, हडवी का डैम फेलियर है, रीजन क्या, बिना स्टडी के डैम बना दिया, पानी जैसे बना फॉल्ट के अंदर से पानी निकल के बाद चले गया। तो वो सब स्टडी के लिए टाइम लगता है कि हम लोग बोल देगा अभी बना तो ओवरनाइट तो बन नहीं सकता, पूरा वहां स्टेटा। लेकिन ये है मैडम, जब जगह वही सुबह, आज से अगर शुरुआत सब लोग करेंगे ना, एक डैम और चाहिए, एक डैम और चाहिए, एक आंदोलन बनना, आंदोलन बनने से ऊपर तक खबर जाएगा, प्रशासन चौथे का सभी डैम मांग रहा है, सभी डैम मांग रहा है। तो ये शुरुआत होगी तो हो सकता है 2-3 साल में आपको पता चलेगा काम शुरू हो गया और 4 साल में बनके तैयार। सर एक सवाल नहीं है, पब्लिक के प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पानी की हो गई, वो चर्चा हो गई, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सिटी अब तक वो स्मार्ट सिटी बन नहीं पाया ठीक से, लेकिन मीटर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत स्मार्ट बन चुका है और स्मार्ट बन के इतनी तेजी से दौड़ता है कि आज आप एक खेल चल रहा है, अगर आपसे हो सके पार्टी लेवल में हो सके तो जनता के लिए वो मदद जरूर कीजिए कि अब बिल चाहे जितना आ जाए, करंट का पता नहीं होता है, लेकिन बिल बराबर जो है एक्सेस बिल आ जाता है। अब देखिए, जनता गरीब आदमी को बचने के लिए एक रास्ता है कि एक्सेस बिलिंग आ गया, किसी का 85,000 आया था जो आए थे मेरे पास में, किसी का 45,000, 2 महीना के 16,000, घर पे बंदा रहता नहीं है, शाम को लौटता है। अब वो अप्रोच कहाँ करेगा? CGRF, यहाँ पे CGRF कंज्यूमर ग्रीवेंसेस एंड रेगुलेशन फोरम। अब पिछले अप्रैल से CGRF के जो चेयरमैन होते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं, 4 मेंबर होते हैं जो अंडमान से, एक जो है दिल्ली से दिया जाता है फोरम से, सेंट्रल फोरम। लिखने के बावजूद उनको नहीं दिया गया सेक्रेटरी, चेयरमैन और 4 जो मेंबर है, जिसके कारण से CGRF ठप पड़ा हुआ है। मंशा क्या है जो हमें लगता है लगातार केसेस देखने के बाद कि पिछले CGRF लगातार CGRF जो फंड यूज करता है वो फंड इलेक्ट्रिसिटी देता है और इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ में ही इनको ताबड़तोड़ कभी-कभी जब पाया जाता है कि गलत हुआ है तो फैसला सुनाना पड़ता है, फाइन लगते हैं उनके ऊपर, इम्पोज करते हैं। और अभी तक जो है दिल्ली वाले ज्वाइन कर चुके हैं मेंबर, लेकिन बाकी यहाँ से जो 4 देने हैं, सेक्रेटरी चुकी नहीं है, चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन ना भी हो, सेक्रेटरी होने से भी रूल के हिसाब से कोर्ट बैठ सकता है, ये नहीं दिया जा रहा है ताकि आपको 80,000 या 1 लाख का बिल भेज दे तो आप उसको मजबूर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के भाई पेमेंट करो, आप ठीक मांग के भी पेमेंट करो, उसके बाद में आप क्लेम करो, हम देखेंगे, लेकिन वापस नहीं करेंगे। रूल में नहीं है वापस करना, क्या है रूल में? एडजस्टमेंट। अब वो गरीब अगर कहीं से इंटरेस्ट में लेके देता
देता है वो एडजस्टमेंट कैसे करेगा उस बिल में? उसको तो रिटर्न करना होगा 80,000 देगा। आप समझ गए, इसको चिट्ठी आपकी हमारी जल्दी जाएगी। मैंने आवाज उठाई है अभी आपके संज्ञान में। सर मुद्दा तो ऑडियो दिखता ही है, फिर वहाँ से भटकते भटकते हम भटक ही रहे हैं। फिलहाल वापस मुद्दे में आते हैं। मुझे ये जरा बताइए कि क्या आप कांग्रेस के जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, साथ ही साथ नियामत ने जो एलिगेशंस जो ऑडियो को लेकर नियामत ने जितना कहा है, कांग्रेस ने जितने एलिगेशन लगाए, क्या आपकी तरफ से कोई एफआईआर करने वाले थे उन लोगों पे? नहीं, हम लोग एफआईआर इसलिए नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो कि मुद्दों पर रहती है। एफआईआर देखिए, मैंने आपको अच्छे उस भाषा में समझाया। हमको आज मैंने उनको भी यही बोला है, पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव चलिए। देखिए, ये तो कुछ भी हो, अगर आपने पूरे ऑडियो को कट कर दिया, इसमें एफआईआर बनती है। लेकिन आप बताइए मुझे, ये एफआईआर से क्या होने वाला है जब मैं गलत नहीं हूं? आपने खुद देखा है, मैं अपने वर्कर का समस्या का समाधान कर रहा हूं और तब तक उसका कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये क्लियर किया कि मैं इन चीज में कोई इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं है। एफआईआर तो ऑलरेडी उनके ऊपर में, साजिद जी के ऊपर में है, उसी पर कुछ नहीं हो रहा। एक और हो जाएगी, क्या होगा? और ये नॉन चॉइसेबल है सर। ये लेटर जो मतलब एक मिनट जो लेटर आपको मिला होगा, ये आज का लेटर नहीं है। इसमें ये आरोप लगाया गया था उस पे मीडिया में कि ये इसमें मिली भगत चल रही है इनकी, वो भी उनके तिवारी जी भी शामिल है। ये विषय दूसरा है। देखिए, कारण क्या है, नियामत को हमने हटाया पार्टी से और वो उस विषय में वो हिंदू बोल के बहुत दिन चलाया। कुछ लोग और भी शामिल है इसमें, ताकि क्योंकि पार्टी बहुत मजबूत हो रही है इनके आने के बाद। आप देख रहे होंगे लोग जो जुड़ रहे हैं, 150, 200, 400 तक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया। अब उन्होंने एक साजिश के तहत इनको बदनाम करने के लिए खेल खेला है। और ये लेटर आपके पास जो है उसमें मेडिकल का इशू नहीं है। देखिए, स्पेशलिस्ट की मांग की है हमने कहा न्यूरोलॉजिस्ट वहां नहीं है। ऐसा अगर ये इन्फॉर्म तो क्यों मांग करते? तो ये तथ्य मैं आपको सामने रख रहा हूँ। बहुत पहले जब होम मिनिस्टर जी आए थे, हमने मुद्दा रखा, होम सेक्रेटरी सामने बात रखी हमने कि हमें चाहिए, बहुत तकलीफ हो रही वहां में, ये आइलैंड कटा हुआ एरिया है। तो ऐसा करते क्या? मैडम को मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, पॉलिटिकल से ज्यादा जानकारी मीडिया कर्मियों के पास होती है। मेरे को 100% पता है, क्योंकि मैं भी एक जमाने में एक मेनलैंड के किसी पेपर का यहाँ का पत्रकार था, यूथ विंग का। ये बात है 96 से लेकर के 98 तक की। 98 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो मैंने उनके लिए कवरेज भी किया था। तो मैं एक तरह से आपका परिवार का ही हूँ। मैं यहाँ का उनका प्रेस रिपोर्टर था। यूथ विंग्स जो निकलता है पूरा मुस्लिम पेपर है, उर्दू में निकलता है, जो कि मुरादाबाद, रामपुर एरिया कवर करता है। मैं 4 साल उसका पत्रकार रहा। देखिए, मैं ऑनेस्टी से बताता हूँ, मेरे पत्रकार भाइयों ने 10 बार ने फोन किया कि आपका तो हमने कभी मेडिकल में इन्वॉल्वमेंट देखा ही नहीं। ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। और मैडम, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कोई भी, देखिए उनका तो पॉलिटिकल तो अपने आदमी को पॉलिटिकल वो करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा 1% भी कोई इन्वॉल्वमेंट मेडिकल की किसी के साथ बिजनेस में निकल जाएगा, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास लूंगा। ऑनेस्टी से बता रहा हूँ। क्यों? सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं ना, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है ना, वहां पत्रकार पहुंचता है। और उनके पास ऐसे ऐसे सोर्सेस होते हैं ना कि आज अनिल तिवारी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है ना, चुटकी में आपको पता चल जाएगा। क्यों? उस दिन के ऑडियो में ही आपको पता चल चुका है बहुत पत्रकारों को। ये तो आज के संदर्भ में बात हो रही है। तुम चलो, हम तुम्हारा मदद करेंगे, हम तुमको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से तुम होगा तो हमको पार्टी को भी फंड दे देना तुम, लेकिन काम करो। उतना बड़ा पोस्ट भी नहीं कर सकता है, तुमको मीडिया का कन्वीनर बना देंगे। यही तो बात हुआ है। अब इसमें कहाँ मैंने पैसा कमा लिया, कहाँ मेडिकल की मैंने दुर्दशा बर्दाश्त कर दी, कहाँ मैं वहां कमीशन ले रहा हूँ। मैं तो ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, मैं केवल पेशेंट देखने जाता हूँ। मेरे को ना कोई हेल्थ सेक्रेटरी से मेरा कोई लेना देना नहीं। कॉलेज जब बना, कई लोगों ने बोला, मेरे दोस्त लोगों ने बोला यहाँ पर ये सप्लाई मेनलैंड से। सर, मैं आपको ऑनेस्टली से बता रहा हूँ, कई लोगों ने ये मशीन सप्लाई करनी है, आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, आपको इतना कमीशन मिलेगा। मैं जो बिजनेस में हूँ, मेरा वही बस है। चाहता तो मैं 10-20 लाख रुपया कमा सकता था। क्यों? बहुत एक्चुअली ये मेडिकल कॉलेज जल्दबाजी में खोला इसीलिए गया था। देखिए मैडम, मैं आरोप लगा रहा हूँ अपने पूर्व एलजी पर, क्योंकि उनके रहते रहते खुलने से यहाँ पर बहुत कुछ हो गया। मशीनें आज भी बंद पड़ी हैं, लेकिन करोड़ों की मशीनें, चलाने वाले ऑपरेटर नहीं है। वो जल्दबाजी में हुआ, फर्नीचर खरीदे गए, ये खरीदे गया, वो खरीदा गया, लेकिन हमारे पेशेंट की सुविधा के लिए कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरे को दुख था, क्योंकि कई लोगों ने मुझे गालियां दी
कि ये तो हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने नहीं देना चाहता, क्योंकि जब हमारा विष्णु जी एमपी थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, एमपी ऑप्शन याद है ना, हम लोग गए थे तो दादा बोलता था, तभी AK सिंह से उनका ऐसे हुआ था, दादा बोलता था हमको PG कॉलेज चाहिए, क्योंकि हमको तो रेफर केसों ना बचाना है, हमको हमारे बच्चे तो डॉक्टरी पढ़ ही रहे हैं बाहर, और पहला जो PG कॉलेज में पहला प्रेफरेंस मिलेगा हमारे वो बच्चों को मिलेगा मास्टर डिग्री करने का, बाद में दूसरे लोगों को मिलेगा। लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, उस समय के LG ने, उस समय के कुछ कांग्रेसी भाइयों ने, नहीं मेडिकल कॉलेज चाहिए, ये MP तो गलत बोल रहा है, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो अपने बच्चे को वहां डॉक्टरी कराएंगे। आप ये देखिए ना, आपका बच्चा टॉप क्लास डॉक्टर बनना या आपका बच्चा ऐसा बनना जो कोई ट्रीटमेंट कराने नहीं जाएगा आपके बच्चे के पास, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। आज हमारे जो बच्चे बाहर सीट लेके जा रहे थे, उस सीट में कुछ बढ़ोतरी होता, वो बच्चे यहाँ से PG करते तो हमारा भी सीना गर्भ के सामने तना रहता। आज बिलीव नहीं करेंगे, एज ए पॉलिटिशियन मैं भी जाता हूँ मेडिकल की जमीन में भी बिस्तर लगे हुए। मैं वेडनेसडे जाकर आई, मैं वही नेक्स्ट पूछना चाहती थी कि मैं काफी वक्त से, शायद 7 वर्ष से मैं जीवन नहीं गई, तो मैं वेडनेसडे गई थी। माना कि अभी लोग यहाँ पे बढ़ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है, जमीन में बेड पड़े हुए हैं, बहुत बुरा हाल है, डॉक्टर्स की कमी है। इनफैक्ट मुझे मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे जो पढ़ाई कर चुके हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हर चीज की कमी है, ऑपरेशन थिएटर में कुछ नहीं है, अगर बीमार हो तो आप लोग यहाँ मत आना है, मत जाओ। मतलब जानने वाले थे इसलिए बोले कि इतना बुरा हाल है ये हॉस्पिटल। मैडम तो आप मुझे मैडम सुनिए, मैं समझ गया। मेरे करीब तरुण ने कहा 12 साल से मैडम मैं आपको एक विषय पूछ रहा हूँ, आपकी आयु कितनी होगी? हालांकि महिला से पूछना चाहिए। 42। हाँ सुनिए, सुनिए 42 हो गई ना? मुझे अच्छी तरह पता है, जब मैं अंडमान आया था 87 में, मेरी उम्र 21 साल थी। आप मुझे बताइए कि 20 साल के अंदर, 20 साल से पहले यमीन भाई कहीं यहाँ मेडिकल स्टोर देखते थे ना? कहीं नहीं था। हमारा जीवीपंत में इतना बढ़िया खाना, इतना बढ़िया दवाई, इतना बढ़िया इलाज, इतना बढ़िया सब होता था। आप जाइए हर गली में आज आपकी तारीख में मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर, प्राइवेट हॉस्पिटल। आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल, आजकल हमारा गरीब आदमी कहाँ इलाज कराएगा? तो आप लोग वो आवाज उठा रहे हैं मैडम, देखिए उसके लिए गरीबों का अस्पताल है, कोई भी अमीर वहां नहीं जाता। मैं इसलिए मैडम, हमने पॉइंट जो दिया है, हमने यही माना है। आप देखिए, लड़ूंगा, आपका सहयोग चाहिए, मुझे पॉजिटिव सहयोग चाहिए आपका। हम लोगों को किसी से क्योंकि शुरुआत में जिस तरह आप लोगों ने कहा कुछ मीडिया कर्मी, नहीं मैंने आपको नहीं बोला, किसी का समझ जहाँ भी जो आप, मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे आपकी सरकार है सत्ता में, डेफिनेटली ये हमारा फर्ज है कि हम आपसे ही सवाल पूछेंगे। सत्ता में है मैडम, सत्ता में है, देखिए मैं कह रहा हूँ सत्ता में है, लड़ूंगा, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हम लोगों का सपोर्ट है। सर मेरा जो दिल्लीपुर है, बहुत सारे समस्या। सबसे पहले है कि फार्मर सर ने किया था, उसका कवरेज मैंने किया, तो आज ऐसा बुरा हालत है कि ना मेडिसिन मिलता है, ना कोई खाद मिलता है। तो ये कब इसका समस्या समाधान होगा? और एक बात है कि हमारे दिल्लीपुर में जो मेडिकल बन, उसमें कोई फैसिलिटीज नहीं है। आपका स्टाफ तो बहुत ही कम है, सफाई कर्मचारी ओनली फॉर रोज है, और डॉक्टर जो है 2 डायग्नोसिस किया है, लेकिन लोग एक ही रूम में बैठते हैं, अलग अलग नहीं बैठते। और मेडिसिन जो लिखता है डॉक्टर, 2-3 मेडिसिन नहीं मिलता है, बाहर से खरीदने पड़ता है। तो मेडिकल स्टोर जितना है दिल्लीपुर में, वो सफिशिएंट मेडिसिन नहीं मिलती, तो करेगा। और एक बात है सर, ये जो आदमी लोग, जो गरीब आदमी जो बाहर ट्रीटमेंट में जाते हैं, उस लोगों का अगर 2 भी पैसा तो नहीं है, जमीन बिक्री करके उसको पैसा इन्वेस्ट करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो एक आदमी का 1 बीघा जमीन बिक्री करना बोले तो सारा जमीन दुष्कर्म का नाम में ट्रांसपोर्ट कर। नहीं, अभी मैंने उसका व्यवस्था करा दिया, मतलब इसको उसने आपकी कुल न्यूज दे रहा हूँ, हो गया, ऑर्डर चला जाएगा। अभी हमने वो करा दिया, आपका दीपांकर मिस्त्री से भी बात हुआ था, वो हमारे यहाँ तो सॉल्व हो गया। उस ऑर्डर को हमको मिडिल में भिजवाना है। आपका जितना मर्जी है आप बिक्री करो, बाकी जमीन आपके पास रहेगा। और एक बात सर, ये जो और एक और चीज मैंने लेटर दिया है आपकी सूचना के लिए, जमीन साहब जल्दी होने वाला है। मैंने इसका वो किया है, रीचेक किया है कि गिफ्ट डीड में जो हमारा
कन्विंस हुआ है और ऊपर वाले ने चाहा तो ये भी देखिए कितने काम एक साथ नहीं करा। देखिए मैंने क्या बोला आपको, ये जुलाई 2027 में समस्या का समाधान होने वाला था बिजली का, मैंने 3 महीना में पूरा करा है। मैं बहुत परेशान था। क्वेरी का हटवे का बंदी हो गया, अभी क्वेरी हटवे में खुलेगी, लेकिन मैं 10 महीना में लग के भी अगले महीना उसका समाधान हुआ। पूरा पब्लिक बोलता है। देखिए मुझे भी कहीं कहीं चुप के भी काम करना है, कहीं लड़के भी काम करना है। कभी कभी क्या होता है, देखिए मैडम मेरा भी परिवार है, मुझे भी अपना परिवार देखना है और मुझे पार्टी भी देखना है। तो मैं ये नहीं, बिल्कुल मैं जनता के मतलब आके रोते लोग, सर हमको जो एक गाड़ी 12,000 मिलती थी अभी 30,000 में हटने में पहुंच रही है मेटल की। ये बात मैंने एलजी साहब को बताया जाके, एलजी साहब बोला ऐसा क्यों? आईआईटी चेन्नई ने कैंसिल कर दिया, हटवे में क्वेरी नहीं जाना, समुद्र लेवल से नीचे चला गया। आईआईटी खड़गपुर से करके डीसी ने, चीफ सेक्रेटरी ने, एलजी ने, मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन का। देखिए मुझे धन्यवाद देने में कुछ नहीं जाता। देखिए कहते हैं ना, यमीन साहब ने कुछ मेरे लिए अच्छा काम किया, आप उनको शुक्रिया नहीं करेगा तो फिर मेरा गलती है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को कि जिन्होंने लिटिल अंडमान के अंदर में फिर क्वेरी का समाधान करके कम से कम 10 साल तक के लिए इस समस्या को एकदम समाधान कर दिया। धन्यवाद दूंगा मैं प्रशासन को। हमारी 12 घंटा 14 घंटा जो लोड शेडिंग चल रही थी, वो लोड शेडिंग को कम से कम 1-2 घंटा में ला दिया। बिजली का बिल का मात्रा है उसको भी हम उठाएंगे, आपने दिया उठाएंगे। सर ग्रेट निकोबार का सेटलर्स का कंपनसेशन का इशू का क्या स्टेटस? नंबर पॉइंट देखिए सर पॉइंट तो आप लेटर जनवरी में दिया था, तब से आप पॉइंट दिखा रहे हैं, लेकिन स्टेटस क्या है? करेंगे, इस पर भी ध्यान देंगे। आपको नाश्ता पानी जरूर करके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।